नमस्कार स्टूडेंट, मैं नकुल कुमार, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। स्टूडेंट, हमने कल सीखा था कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं और एक कोष्ठका के बारे में सीखा था। आज स्टूडेंट हम बात करेंगे क्लस्टर जालक के बारे में। क्लस्टर जालक कितने प्रकार के होते हैं, जरा उनके बारे में समझेंगे। स्टूडेंट, क्लस्टर जालक जो होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। वो किसके आधार पर होते हैं? या तो एक कोष्ठका के आधार पर समझो। किसके आधार पर समझो? एक कोष्ठका की जमावट के आधार पर, एक कोष्ठका की जमावट के आधार पर, या 6 पैरामीटरों के आधार पर। किसके आधार पर? 6 पैरामीटर प्राचीन के आधार पर। क्लियर? 6 प्राचीन कौन कौन से बताए थे मैंने कल? ए बी सी, अल्फा बीटा गामा। कहने से मतलब ये है कि मैंने आपको सिखाया था कल, ये आपने सीखा भी था कि मेरे पास ये कोई क्यूबिक सेल है। मेरे पास क्या है? ये कोई सिंपल क्यूबिक सेल है। ये एक्स एक्सिस की तरफ है, ये वाई एक्सिस, लेंथ ब्रीथ हाइट। स्टूडेंट, हमने बोला था कि अगर इसकी सपोज की जाए, इसकी लेंथ मान लिया ए है, इसकी हाइट बी है, ब्रीथ बी है, हाइट एच है। तो स्टूडेंट हमने ये बोले थे ये पैरामीटर होते हैं 3, और साथ में हमने सीखा था ये भी पैरामीटर होते हैं, ये भी अल्फा, इनके बीच का कोण बीटा, इनके बीच का कोण गामा। स्टूडेंट, हमने कल सीखा था ये 6 प्रकार के पैरामीटर्स होते हैं और इनकी सम्मति इन्हीं के आधार पर हम क्लस्टर जालकों के प्रकार में बांटते हैं 7 प्रकार में। कितने प्रकार में बांटते हैं स्टूडेंट? 7 क्लस्टर समूह। क्या समझे? क्लस्टर समूह 7 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? या तो एक कोष्ठका की जमावट के आधार पर, या बोला जाए तो 6 पैरामीटर्स के आधार पर। क्लियर? स्टूडेंट, सबसे पहले हमें एक बात सीखनी होगी कि यूनिट सेल के प्रकार कितने होते हैं, जरा उन्हें भी समझे। स्टूडेंट, अभी आपने सीखा था कि कोष्ठका की जमावट के आधार पर 6 पैरामीटर्स के आधार पर ये क्लस्टर जालक कितने समूह में बांटा गया है? 7 वर्गों में बांटा गया है। क्लियर? स्टूडेंट, एक साइंटिस्ट थे ब्राविस, जिन्होंने 1848 में विभिन्न ज्यामितियों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि ये यूनिट सेल कितने भागों में बांटा? 14 टाइप्स में। कितने भागों में बांटा? 14 प्रकारों में बांटा। मैंने क्या बोला कि ये जो ब्राविस वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1848 में विभिन्न ज्यामितियों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि यूनिट सेल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 14। इन्हें स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं? ब्रेविस जालक। इन्हें क्या बोलते हैं? ब्रेविस जालक। ब्रेविस जालक। ध्यान रखना स्टूडेंट, आपसे ये पूछी भी जा सकती है कि ब्रेविस जालक कितने प्रकार के होते हैं? आप क्या बोलोगे? 14 प्रकार के होते हैं। किन्हें कहते हैं? विभिन्न ज्यामिति के आधार पर वैज्ञानिक ब्रेविस ने सन 1848 में यूनिट सेल के प्रकार विभिन्न ज्यामितियों के आधार पर हमें बताए थे। वो 14 प्रकार के होते हैं जिन्हें ब्रेविस जालक कहते हैं। क्लियर? स्टूडेंट, अब ये समझेंगे ये कैसे कैसे होते हैं, उनको जरा समझिए। स्टूडेंट, मैं चाहता हूँ कि आप सिंपल वे में समझिए, आप इसे रटे नहीं इस टेबल को, इसकी जरूरत पड़ती है कहीं कंपटीशन आप देने जाओ तो जरा इसको समझेंगे। स्टूडेंट, एक कोड याद रखेंगे, एक ट्रिक याद रखेंगे, वो ट्रिक जरा आप समझे। स्टूडेंट, ट्रिक याद रखेंगे आप, वो ट्रिक है हमारे पास C2 हर। क्लियर? कौन सी ट्रिक है? C2 हर। इससे आगे कौन सी है? MC क्लियर? स्टूडेंट, हम एक संख्या और याद रखेंगे साथ के साथ, 324 11 21। कौन सी? 3 2 4 1 1 2 1। क्लियर? मैं समझता हूं कि ये याद हो जाएगी, सिंपल वे में समझा रहा हूं। C2 हर MCTC। क्या बोला मैंने ट्रिक में? C2 हर MCTC। फिर दोबारा रिपीट करो, C2 हर MCTC। स्टूडेंट, इसमें कोड को किस तरीका से याद रखा होगा जरा समझे। 324 11 21। मैंने क्या बोला? C2 हर MCTC, उसके बाद 324 11 21। क्लियर? स्टूडेंट, इसे याद रखेंगे। इसका मतलब यह हुआ, C का मतलब क्यूबिक से है, और ये कितने प्रकार के यूनिट सेल में बांटा गया है? 3 प्रकार के। क्लियर? दूसरा आता है टेट्रागोनल, जो मैंने हिंदी में साथ के साथ लिख दिया है, आप बुक में भी पढ़ सकते हो। टेट्रागोनल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। क्लियर? यानी यूनिट सेल जो प्रकार के होते हैं, क्या प्रकार के होते हैं? 2। तीसरा आता है O से। O का मतलब ऑर्थोगोनल स्ट्रक्चर। ऑर्थोगोनल स्ट्रक्चर में ये यूनिट सेल कितने प्रकार के होंगे? 4। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? उसके बाद H से स्टार्ट कौन हो रहा है? H के यूनिट सेल कितने होते हैं? 1 प्रकार के। कौन सी होगा? हेक्सागोनल। कौन सा स्ट्रक्चर होगा? हेक्सागोनल। उसके बाद रोम्बिक, रोम्बाहाइड्रल R से है, ये कितने प्रकार के होते हैं? 1। ये यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं? इसमें 1 प्रकार के। उसके बाद M से है, MC जो बोला है मैंने, मोनोक्लिनिक एकलताक्ष। ये कितने प्रकार के यूनिट सेल में डिवाइड है? 2 प्रकार के। क्लियर?
उसके बाद ट्राइक्लिनिक, तीसरे ट्राइक्लिनिक ये कितने प्रकार में बांटा गया है, यूनिट सेल एक प्रकार में। मैं समझ सकता हूँ कि स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि ये इनकी ट्रिक समझ गए होंगे कि इन ट्रिक का प्रयोग कैसे कैसे कहाँ करना है, CTOHRMT, क्लियर। इनके फर्स्ट डिजिट हमने प्रयोग की है, उसके बाद ये नंबर सिस्टम भी याद किया है। इनके आधार पर हम बता पाएंगे ब्रैविस जालिक कितने प्रकार के होते हैं, 14 प्रकार के, और ये कितने कौन कौन होते हैं, क्यूबिक 3 प्रकार की है, आप बता पाओगे, क्लियर। आपने ऐड करके भी दे सकते हो, ये कितने प्रकार के हो जाएंगे, 14 प्रकार के हो जाएंगे, क्लियर। इन्हें क्या बोलते हैं हम, ब्रैविस जालिक। स्टूडेंट आप एक चीज ध्यान रखना, ये पूछी भी जा सकती है, ब्रैविस जालिक कितने प्रकार के होते हैं, या इनके आधार पर, ज्यामिति के आधार पर इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, 14 यूनिट सेल होते हैं। अब हम समझेंगे ये 14 यूनिट सेल होते हैं, इनमें जो क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोगोनल स्ट्रक्चर होता है वो क्यों कैसे होता है, क्या समझेंगे हम, जरा समझे। इसमें जो होते हैं 6 पैरामीटर के आधार पर डिवाइड किया था हमने। हम बोल रहे हैं अच्छी दूरियां का मतलब लेंथ ब्रीथ इनटू हाइट। हमने जो मानी थी यहाँ ABC, क्या माना था, ABC। स्टूडेंट जरा समझे, अच्छी दूरियां जो होती हैं इसमें कैसी होती है, तीनों बराबर होती हैं। ध्यान से समझना स्टूडेंट, ये टेबल बहुत कठिन है याद करने में, इसे ट्रिक के साथ याद करेंगे। किसके साथ याद करेंगे, ट्रिक के साथ, जो ट्रिक मैंने लिखी थी, और जरा और समझिए। इसमें जो अच्छी दूरियां होती है वो कैसी होती है, तीनों बराबर होती हैं। किसमें, क्यूबिक में। आपने देखा होगा क्यूब में जो तीनों भुजाएं होती है कैसी होती है, बराबर होती है, समझे। आपने देखा होगा क्यूब जो घन होता है हमारे पास, उसमें तीनों भुजाएं कैसी होती है, बराबर, लेंथ ब्रीथ इनटू हाइट, क्लियर। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। नेक्स्ट पॉइंट में जो होगा, कोई दो साइड तो बराबर होंगे। मैंने क्या बोला, कोई दो साइड तो बराबर होंगे, चाहे तो लेंथ इनटू ब्रीथ हो सकती है। जैसे कि मेरा रूम है, रूम में क्या है कि लेंथ और ब्रीथ बराबर हो सकती है, तो हाइट अलग हो सकती है, क्लियर। इसमें दो साइड तो बराबर होंगे, लेकिन तीसरी साइड आपस में बराबर नहीं होंगे। समझ में आ रहा कि कोई दो साइड तो आपस में बराबर होंगे और तीसरी साइड आपस में बराबर नहीं होगी, क्लियर। ये एग्जाम्पल की बात करूँ तो ये आपका कोई पांच टाइप का हो गया, या क्यूब देखा है आपने, अच्छे से जाना है। टेट्रागोनल की बात करूँ तो रूम टाइप का हो गया। अब समझे ऑर्थोगोनल में क्या होता है, स्टूडेंट ध्यान दें, ये तीनों बराबर होता है, इसमें कोई दो बराबर एक बराबर नहीं, इसमें तीनों बराबर नहीं। मैंने क्या बोला, इसमें तीनों ही बराबर नहीं, क्लियर। लेंथ अलग, ब्रीथ अलग और हाइट अलग, क्लियर। उसकी जैसे कि कोई क्यूबॉइड है, कौन है, क्यूबॉइड में क्या होता है, कोई मैच बॉक्स है, माचिस की डिब्बी है, माचिस की डिब्बी में लेंथ अलग होगी, ब्रीथ अलग होगी, हाइट अलग। या बुक है, लेंथ अलग है, ब्रीथ अलग है, हाइट अलग, क्लियर। मैंने क्या बोला कि इसमें तीनों बराबर है, इसमें कोई दो बराबर एक बराबर नहीं, इसमें जो होगा वो तीनों बराबर नहीं होगा, क्लियर। अब स्टूडेंट जरा समझिए, हमें 3 पॉइंट तो अच्छे से याद हो गए होंगे, समझ गए होंगे आप। अब हम जो लिखेंगे इसके पीछे से लिखेंगे, अब किससे लिखेंगे, पीछे से। तो अब इसमें क्या आएगा कि इसमें ये बराबर इसके नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई दो बराबर हो सकती है और तीसरी बराबर नहीं हो सकती। मैंने क्या बोला कि कोई दो बराबर हो सकती है और तीसरी बराबर नहीं हो सकती, क्लियर। स्टूडेंट फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है, कौन आएगा कि कोई तीन आपस में कैसे होंगी, बराबर होंगी। तीनों आपस में कैसे होंगी, बराबर होंगी। अब स्टूडेंट लास्ट के दो पॉइंट कैसे याद रखेंगे, ये लास्ट के दो पॉइंट को याद रखना बहुत आसान है। ये आपस में कैसे होते, बराबर नहीं, ये आपस में कैसे होते, बराबर नहीं, क्लियर। मैं समझ सकता हूँ स्टूडेंट, आपके समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बोला, इसमें तीनों बराबर होती है, इसमें कोई दो बराबर एक तीसरी बराबर नहीं होती, इसमें तीनों ही बराबर नहीं होती, इसमें दो बराबर होती कोई तीसरी नहीं, इसमें तीनों बराबर होती है, इसमें तीनों बराबर नहीं होती, तीनों बराबर नहीं होती, क्लियर। इसमें अब अच्छी कोण की बात करें, अच्छी कोण कौन कौन होते हैं, अल्फा बीटा गामा, जो अक्षों के बीच में होते हैं, क्लियर। अब स्टूडेंट इसे भी समझिए जरा कि इसमें अच्छी कोण कैसे कैसे कितने प्रकार के, किस प्रकार से डिफाइन है, जरा हम समझेंगे उन्हें। स्टूडेंट इसमें जो होता है, सबसे पहले इन तीनों में जो कोण होगा, आपने देखा घन में क्या होता है, घन की जो भुजाओं के बीच में जो कोण होता है, प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90। सही बोले, कितने का होता है प्रत्येक कोण, 90 का। यानी अल्फा बीटा गामा आपस में तीनों कैसे होते हैं, 90 के, क्लियर, समझ में आ रहा। उसके बाद क्यूबिक जो है उसमें यूनिट सेल आप कितने प्रकार के बताओगे, 3। उसमें होता क्या है कि तीनों साइड बराबर होती हैं और अच्छी कोण कितने का होता है, 90। स्टूडेंट में इसके स्ट्रक्चर नहीं बनाए, ना ही इसके एग्जाम्पल लिखे थे मैंने, वो आप बुक से समझ सकते हो, जरा बुक से भी स्टडी किया करो। क्यूबिक जो है यूनिट सेल के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, और अच्छी दूरियां आपस में कैसे होती है, बराबर, और तीनों कोण कैसे होते हैं, बराबर। स्टूडेंट ये भी आपस में कैसे होंगे, तीनों बराबर 90 के होंगे, इन तीनों में क्या होंगे, ये बराबर 90 के होंगे, क्लियर। ये तो बहुत सिंपल है कि इसमें तीनों ही बराबर किसके होंगे, 90 के। अब जरा समझें कि इसमें दो बराबर होंगे
लेकिन तीसरा किसके बराबर होगा? 120 के। तीसरा किसके बराबर होगा? 120 के। क्लियर? कोई दो तो आपस में बराबर हो सकते हैं, दो आपस में किसके बराबर होंगे? 90 के बराबर होंगे। लेकिन जो तीसरा जो एंगल होगा वो कितने के बराबर होगा? 120 के बराबर होगा। तो अभी सीखा था हमने इनके प्रकार, अच्छे कोण, अच्छी दूरियां और स्ट्रक्चर के बारे में डिफाइन किया था। ये कितने प्रकार के होते हैं? बराबर जाना 14 प्रकार के होते हैं। और ये भी समझाया था, जरा फिर समझा दिए। तीनों आपस में बराबर होते हैं, कोई दो 90 के बराबर होगा, तीसरा 390 के बराबर नहीं होगा, या तीनों आपस में बराबर होंगे लेकिन 90 के बराबर नहीं होंगे। इसमें दो बराबर होंगे लेकिन तीसरा बराबर 90 के नहीं होगा। और इसमें क्या होगा कि तीनों आपस में बराबर होंगे नहीं होंगे, और यानी 90 के बराबर नहीं होंगे। क्लियर स्टूडेंट? अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने फेयर में नोट करोगे। स्टूडेंट अभी कृष्ण जालक के बारे में सीखा था आपने, और बराबर जालक के बारे में सीखा था, और उनके अच्छी कोण, अच्छी दूरियां के बारे में सीखा था। स्टूडेंट हम बात करेंगे एक कोष्ठका के बारे में। एक कोष्ठका के अभी कणों की संख्या कैसे निकालनी है। अभी कण आपको मालूम, परमाणु, अणु, आयन हो सकते हैं। स्टूडेंट ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा है, इसे अच्छे से समझना है आपको। एक कोष्ठका में अभी कणों की संख्या की गणना ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट मैंने कल बात की थी कि ऐसे कुछ फिगर बनाए थे, उसमें कहा था कि इसमें एक परमाणु का योगदान होता है, इसमें इतने परमाणु का योगदान होता है, इसमें 2 परमाणु का योगदान होता है, इसमें 4 परमाणु का योगदान होता है। जरा समझे वो कैसे होता है। मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, तो आप इन्हें जरा समझे इसमें कितने का परमाणु का योगदान होता है। ठीक है, तो बॉडी सेंटर्ड में कहा था मैंने, बॉडी के सेंटर में होगा एक एटम या एक अवयवी कण। और इसमें फेस सेंटर की बात करें तो 8 कोनों के अलावा किस पे होंगे? फेसों पे भी होंगे, 6 फेसों पे भी होंगे। क्लियर? 6 फेसों पे भी होंगे, एक आगे पीछे। ठीक है, उसके बाद जरा कुछ नियम याद रखने। जब परमाणु किस पे हो, ध्यान रखना, इन्हें बहुत अच्छी से समझना है। जब और इन्हें याद करके आना है, अपने फेर में नोट करना है। जब परमाणु किस पे हो, केंद्र पर हो, किस पे हो? फलक के केंद्र पर हो। केंद्र पर हो, या हम कह सकते हैं डायरेक्ट के घन के केंद्र पर हो, केंद्र पर हो। तो इसमें जो परमाणु का योगदान होता है वो एक भाग होता है, यानी एक पूरा परमाणु या एक पूरा कण का योगदान होता है। कितने कण का योगदान होता है? एक भाग होता है, एक कण का योगदान होता है। क्लियर? यदि हम कोणों पर बात करें, कोणों पर हो, किस पर हो? कोणों पर, तो 1/8 भाग होता है। कितना होता है? 1/8 भाग योगदान कितने होता है? 1/8 भाग, यानी इतने परमाणु का योगदान होता है या कण का योगदान होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यदि कोरों पर हो, किस पर हो? कोरों पर हो, किस पर? कोरों पर। तो कोरों पर जो होगा इसका योगदान कितने का होगा? कोरों पर जो होगा वो 1/4 भाग होगा। और यदि बात की जाए फलक केंद्र पर, फलक के केंद्र पर हो, फलक के केंद्र पर हो, तो उसमें कितने कणों का योगदान होगा? 1/2 भाग। कितने कणों का योगदान होगा? 1/2 भाग। कितने कणों का योगदान होगा? 1/2 भाग। मैंने क्या बोला? कोणों पर कितना होगा? 1/8। कोणों पर कितना होगा? 1/8। और कोणों पर कितना होगा? 1/4 भाग। क्लियर? स्टूडेंट ने याद कर लें, अपने फेयर में नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम किसी क्यूबिक यूनिट सेल में कणों का योगदान निकालेंगे, एससीसी में या बीसीसी में, जरा वो समझें। एफसीसी में आपसे टेस्ट में पूछूंगा इन समय, एससीसी में कणों का योगदान निकालिए, याद कीजिए। बीसीसी में पूछूंगा, एफसीसी में। ठीक है, जरा ये समझे स्टूडेंट, इन्हें जरा समझिए कि एससीसी में जो होता है परमाणुओं की संख्या, कणों की संख्या या कणों का योगदान। डायरेक्ट हम परमाणु की बात कर ले रहे हैं। परमाणु का योगदान, कितने परमाणुओं का योगदान होता है, कहाँ होते हैं इसमें? एससीसी में केवल 8 कोनों पर। किस पे होते हैं स्टूडेंट? केवल 8 कोनों पर। किस पर होते हैं स्टूडेंट? 8 कोनों पर। मैंने क्या बोला? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने होते हैं? केवल 8 कोनों पर परमाणु होते हैं। ठीक है, उसके बाद 8 कोनों पर, कोनों के लिए मैंने कितना बताया? 1/8, यानी 1/8 भाग। क्लियर? और कितने परमाणु है हमारे पास? 8। तो 8 से 8 कट गए, कितना परमाणु का योगदान हुआ? 1 परमाणु का योगदान, जो मैंने कल कहा था, है ना, कि मैं नेक्स्ट सिखाऊंगा। तो 1 परमाणु का योगदान। अब स्टूडेंट इसकी बात करें, बीसीसी की बात करें, तो बीसीसी में क्या होगा? परमाणु का योगदान निकालें, परमाणु का योगदान निकालें, तो कितने परमाणु का योगदान होगा? समझिए, बीसीसी में क्या होता है? बॉडी के सेंटर में होगा। किसमें होगा? बॉडी के सेंटर, यानी 8 कोनों पर। मैंने परिभाषा कल बताई थी, आपने शायद रिकवर ना की हो तो आज कल ने। 8 कोनों पर, इसलिए मैंने कहा था ये महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस से संबंधित होंगी। 8 कोनों पर, और संग संग एक किसमें होता है? बॉडी के सेंटर में, एक केंद्र पर। किसमें होगा? एक केंद्र पर। क्लियर? मैं कहा था ना, आपको याद ही होगा, कुछ बच्चों नोट भी किया होगा। 8 कोनों पर होगा, तो कोनों के लिए क्या लिखवाया मैंने? 1/8
और एक केंद्र के लिए क्या लिखवाया मैंने यहाँ पर, देखो केंद्र के लिए 1 ही लिखवाया, ठीक है। तो 8 से 8 कट गया तो 1 + 1 बराबर 2, समझ गए स्टूडेंट। तो इसमें क्या परमाणु का योगदान 2, इसमें क्या परमाणु का योगदान 1। तो आपसे पूछ सकते हैं कि अगर नहीं बताएंगे, कहीं आपसे ये कह दिया कि एक बीसीसी कृष्ण जालक में, तो आप वहाँ Z बराबर जो कणों की संख्या लगाओगे, कितनी लगाओगे 2। और एससीसी पूछी जाए कि एससीसी में कणों का योगदान इतना है, बताएगा नहीं वो, आपको खुद याद रखना है कितने कणों का योगदान होता है 1 कणों का, क्लियर। उसके बाद एफसीसी में देखोगे आप, एफसीसी में परमाणु का योगदान निकालेंगे, जरा उसे भी समझे। परमाणु का योगदान मैं उम्मीद कर रहा हूँ उसे आप खुद बताओगे, समझोगे, बताओ। एफसीसी में फिर सेंटर होता है, फलकों में भी होता है, बताओ कहाँ कहाँ होंगे, बोलो बोलो। हाँ, 8 कोनों पर और अच्छा 6 फलकों पर, बिल्कुल सही, 6 फलकों पर, क्लियर। 8 कोनों पर जो मैंने कहा था, 8 कोनों के लिए जो है वो कितने भाग आया था, 1/8, क्लियर, समझिएगा। 8 तो कण है और एक कोनों के लिए कितना होता है, 1/8 भाग। स्टूडेंट 6 फलकों के लिए कितने फलक हैं, 6, और 6 फलकों के लिए कितने कणों का योगदान होता है, 1/2। तो स्टूडेंट आप इसे सॉल्व करेंगे जरा सा, 1 और ये 2 से 3 बार कट गई है 3, तो 2 और 1 और 3 कितने हैं, 4। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर एफसीसी की बात करूँ तो जब भी बात करी जाएगी एफसीसी में Z बराबर 4 लगाएंगे। वो आगे नेक्स्ट सीखेंगे, हम न्यूमेरिकल में सीखेंगे कि Z क्या होता है, Z बराबर 4 लगाएंगे और Z बराबर फिर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे और यहाँ पर Z बराबर कितना निकल के आया 1। तो ध्यान रखना एससीसी में 1 परमाणु का योगदान है, बीसीसी में 2 का और एफसीसी में 4 का, क्लियर। स्टूडेंट हम कल से न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, कल से कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लासेस बढ़ते रहेंगे। जब तक आप रिवाइज कीजिए, जब तक नमस्कार।